दोस्तों हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक फेलियर स्टोरी भी होती है और नितिन कामत की ये स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। तो चलिए इस कहानी के अंधेरों पर रोशनी डालते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे दो आम लड़कों ने एक स्टार्टअप बनाया जो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप बना, और कैसे जो कंपनी सिर्फ 7 लोगों से स्टार्ट हुई थी आज उस कंपनी का 1100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ का स्टाफ है। और आज की डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट में हर 5 में से एक इंसान इसी कंपनी के साथ काम कर रहा है। और इस वीडियो में जानेंगे कि नितिन कामत को कैसे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, और इन प्रॉब्लम से हम लर्निंग भी सीखेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो ना सिर्फ आपके बिजनेस बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी काम आने वाली है। नितिन कामत के फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनकी मदर एक म्यूज़िक टीचर थी। नितिन कामत का जन्म 5 मार्च 1979 में कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। इनकी फैमिली में सभी का बैकग्राउंड जॉब का था, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जॉब ही कर रहा था और बिजनेस के बारे में कभी कोई सोचता भी नहीं था। नितिन कामत ने भी इस वजह से यही सोचा था कि ये भी जॉब ही करेंगे और अपनी हाईली एजुकेशन कंप्लीट करके एक अच्छी कंपनी में किसी अच्छी पोस्ट पर लग जाएंगे। नितिन कामत के साथ जो फ्रेंड्स थे वो सभी लोग मारवाड़ी थे और वो सभी बिजनेस की ही बातें करा करते थे आपस में, और कोई ना कोई स्टॉक मार्केट की, ट्रेडिंग की, इन्हीं सारी चीज़ों की बातें उनके आसपास उनके फ्रेंड सर्कल में हुआ करती थी। और मारवाड़ियों के साथ रहते रहते उन पर भी सोबत का असर पड़ा और उन्होंने भी सोचा कि यार ये बिजनेस जो है, ये सब लोग बिजनेस की बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें खास होगा। और नितिन कामत ने 14 साल की उम्र से ही बिजनेस और ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। नितिन कामत का अपनी एजुकेशन पर फोकस सही से नहीं बन पा रहा था और वो स्टडी से थोड़े हटकर हर टाइम स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में सोचते रहते थे। और ये सब देख के उनके रिलेटिव्स भी काफ़ी उनके पेरेंट्स से बोलते थे कि भाई ये तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, ये हर टाइम जो है वो इन सेट्टों वाली चीज़ों में पड़ा रहता है और इसी के बारे में सोचता रहता है, इसको थोड़ा समझाओ और स्टडी पे इसका बिल्कुल फोकस नहीं है। लेकिन नितिन के पेरेंट्स ने रिलेटिव्स की बातों पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया और वो नितिन को हमेशा सपोर्ट करते थे कि बेटे तुम्हारा जो दिल चाहे, तुम्हें जिसमें फोकस बने वही काम तुम आगे कंटिन्यू रखो। और इन्हीं चीज़ों से नितिन को काफ़ी सपोर्ट मिली और वो अपने पैशन को, ट्रेडिंग को फॉलो करते करते आगे बढ़ते रहे। लेकिन ट्रेडिंग का बिजनेस भी आसान नहीं था। ट्रेडिंग को नितिन कामत ने 5000 से स्टार्ट किया था और कुछ ही टाइम बाद वो पूरे अपने 5000 रुपीज़ स्टॉक मार्केट में डुबो चुके थे। नितिन कामत चाहते थे कि यार ये जो मैंने 5000 का लॉस किया है, पूरा अपना कैपिटल डुबो दिया है, तो इसकी खबर मेरे पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से वो चोरी छुपे पोकर गेम खेला करते थे। पोकर से जो पैसे अर्न करते थे उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालने की सोचते थे। अब इनके घर वाले भी पूछने लगे थे कि भाई जो तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो इससे कितने पैसे तुम्हारे बन रहे हैं, कितना पैसा तुम कमा रहे हो, क्योंकि वो सब भी जॉब बैकग्राउंड से ही थे और उनको ऐसा लगता था कि ट्रेडिंग जब इसने स्टार्ट की है तो उससे अब अर्निंग स्टार्ट हो गई होगी, पहले दिन से ही अर्निंग आने लगी होगी। लेकिन नितिन कामत ने भी उनको दिलासा यही दिया कि हाँ मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही है और कोई परेशानी नहीं है, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, बस ये है कि थोड़ी कैपिटल और बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे और अच्छा प्रॉफिट बनने लगे। लेकिन असल में तो जिन 5000 रुपीज़ से उन्होंने स्टार्ट किया था वो भी स्टॉक मार्केट में वो डुबो चुके थे। और एक टाइम तो इनके स्ट्रगल में ऐसा आया कि नितिन कामत को खुद ऐसा लगने लगा था कि यार मैंने गलत फील्ड सेलेक्ट कर ली है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। और फिर नितिन कामत ने कॉल सेंटर में अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। वो कॉलिंग की जॉब किया करते थे और उनकी नाइट शिफ्ट रहा करती थी, तो रात में वो अपनी कॉलिंग की जॉब करते थे। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो एक बार आ जाता है फिर मार्केट उसको नहीं छोड़ती है। तो इसी वजह से मार्केट में जो उनका इंटरेस्ट बन गया था, जो उनकी दिलचस्पी आ गई थी उसमें, उसकी वजह से वो रात में अपनी जॉब किया करते थे और सुबह में ट्रेडिंग करते थे। और इसी चक्कर में जो कॉल सेंटर की जॉब से उन्होंने सैलरीज अर्न की थी वो काफ़ी मंथ की सैलरी स्टॉक मार्केट में गवा चुके थे। और फिर उसी कॉल सेंटर में इनकी मुलाकात हुई सीमा पाटिल नाम की एक लड़की से और ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे और आपस में इनकी काफ़ी बातचीत होने लगी थी। और कुछ टाइम बाद सीमा पाटिल जो थी वो अपनी एजुकेशन की वजह से सिंगापुर जाकर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन इन दोनों के बीच बातचीत हुआ करती थी। अब नितिन कामत यहाँ पर जो सैलरी अपनी जॉब से अर्न कर रहे थे वो स्टॉक मार्केट में जाकर डुबो रहे थे, लेकिन उनको जो भी लॉस हुआ करता था वो अपने लॉस से, अपनी मिस्टेक से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते थे और उनको पता चलता था कि इस गलती से पैसा मैंने डुबोया है और अब ये गलती आगे नहीं करना है।
तो अपनी गलतियों से सीखते सीखते, इन लॉसेस से सीखते सीखते नितिन कामत जो थे वो परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगे। और आखिरकार ऐसा टाइम भी आया जहां पर नितिन कामत को पता चल गया था कि स्टॉक मार्केट में कौन सी चीज़ पर काम करना है और किस चीज़ पर काम नहीं करना है। उनकी कौन सी स्ट्रैटेजी मार्केट में पैसा कमा कर दे रही है और कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको लॉस हो रहा है। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि अपने पैशन को हमेशा फॉलो करते रहें, क्योंकि अगर आप पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको फेलियर्स का भी अगर सामना करना पड़े तो आप उसके लिए भी तैयार रहते हैं और गिरने के बाद दोबारा आप उठने के लिए मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा काम है जिसमें आपका मन लगता है और आप बिना रिजल्ट की फिक्र करे अपने काम में मोटिवेटेड रहकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब एग्जाम्पल मैं और किसी का क्या ही दूँ, आप एग्जाम्पल के लिए मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। मेरा चैनल 2018 में स्टार्ट हुआ था, कोई ख़ास सब्सक्राइबर्स इसमें नहीं हैं, ना ही कोई ख़ास ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही चैनल मोनेटाइज है। अभी इस चैनल को चलाते चलाते मुझे 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैं बिना रिजल्ट की फ़िक्र किए इस पे वीडियोज़ लगातार डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि यही मेरा पैशन है, मुझे इस काम में मज़ा आता है। मेरी एक्चुअल जो इनकम है वो तो अलग सोर्सेज हैं इनकम के, लेकिन ये जो है वो मेरा एक पैशन है और मैं सोचता हूँ कि यार जब मोनेटाइज होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि मुझे काम में मज़ा आ रहा है तो मैं कंटिन्यू इसमें वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और इसी वजह से आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी जो सबसे पहले की वीडियोज़ हैं, बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। वो वीडियोज़ और ये अभी जो वीडियोज़ आ रही हैं इनमें आपको क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले 3-4 साल के बाद जो वीडियोज़ देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये वीडियोज़ आपको बहुत लो क्वालिटी में लगेंगी और आने वाली वीडियोज़ बहुत अच्छी क्वालिटी में, और तब तक मैं इम्प्रूव कर दूँगा। तो दोस्तों यही होता है पैशन को फॉलो करना और यही मोटिवेशन होता है आपका, क्योंकि आप उस चीज़ में काम कर रहे हैं जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो इसके लिए आपको किसी के एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपका माइंड खुद ही आपको इसकी तरफ खींच कर लेकर आता है। अब चलते हैं दोस्तों नितिन कामत जी पर। जब वो प्रॉफिट अर्न करने लगे थे, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कमाने लगे थे ट्रेडिंग से, तब उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया था और वो जिम में एक्सरसाइज रेगुलर करा करते थे। और वहाँ पर उनके एक दोस्त बने जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे और वो शख्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी थे, यानी कि उनके पास अच्छी खासी वेल्थ थी। और नितिन कामत अक्सर उनसे ट्रेडिंग के बारे में बातें करा करते थे। एक दिन नितिन कामत और उनके फ्रेंड साथ में बैठे हुए थे और वो दोनों ट्रेडिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। तो बातों ही बातों में नितिन जी ने उनको अपना ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया और उनको बताया कि यार मैं कुछ इस तरीके से जो है वो अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ये कुछ प्रॉफिट्स अर्न कर रहा हूँ। तो इनके फ्रेंड को इनका जो ट्रेडिंग स्टाइल था वो काफ़ी पसंद आया और क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था तो उन्होंने डायरेक्ट नितिन कामत को 5 लाख रुपए दिए और कहा कि मेरी जगह तुम मेरे ये 5 लाख को मैनेज करो, इस अमाउंट को मैनेज करो और मुझे इस पर अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दो। अब नितिन कामत को अपना पहला क्लाइंट मिल चुका था और उन्होंने अपनी जो जॉब थी कॉल सेंटर की उससे भी रिजाइन कर दिया था और अब वो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगे थे। उनको जो उनके फ्रेंड ने पैसा दिया था उस पे वो बहुत अच्छे रिटर्न्स निकालने की सोचा करते थे और काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने के बाद उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके एक अच्छे रिटर्न अपने फ्रेंड को निकाल कर दिए। और उनके इसी रिटर्न्स और हार्ड वर्क को देखते हुए उनसे और भी काफ़ी लोग धीरे धीरे करके जुड़ने लगे और देखते ही देखते नितिन के पास अपने 10 क्लाइंट हो चुके थे जिनका पैसा नितिन कामत अब मैनेज कर रहे थे। अब नितिन कामत के साथ एक और प्रॉब्लम वहाँ पर आ गई थी क्योंकि उनके पास 10 लोगों के अकाउंट थे जो वो मैनेज कर रहे थे, तो एक एक करके 10 के 10 अकाउंट्स को उनको लॉग इन करना पड़ता था। अब अलग अलग सिस्टम पर 10 अकाउंट या अलग अलग टैब्स पर 10 अकाउंट लॉग इन करते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। और ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हल्की सी भी चूक हुई तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से नितिन कामत सोचते थे कि यार अभी चलो 10 हैं, इनको तो मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूँगा, लेकिन आगे चल के जब इनसे भी ज़्यादा क्लाइंट्स मेरे बढ़ेंगे तो उसमें तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से नितिन कामत ने फैसला किया कि यार मैं सब ब्रोकर बन जाता हूँ और ये रिलायंस मनी के साथ जुड़कर सब ब्रोकर की सर्विस प्रोवाइड करने लगे। और तभी दोस्तों सीमा पाटिल भी सिंगापुर से वापस आ गई थी और नितिन कामत अब चाहते थे कि ये उनके फादर से अब शादी की बात करें। और नितिन कामत सीमा पाटिल जी के फादर के पास पहुंचे उनकी शादी की बात करने के लिए, लेकिन उनके फादर को नितिन कामत कुछ ज़्यादा खास नहीं लगते थे। वो कहा करते थे कि यार ये क्या लड़का है और इसके पास ना कोई ढंग की जॉब है ना कुछ है, और ये जो है वो जाने किसके कौन से ट्रेडिंग और सट्टे में घुसा हुआ है और कुछ लोगों के पैसे जो है वो मैनेज करता है, हो सकता है कि ये एकदम डूब जाए या बर्बाद हो जाए। तो इस चीज़ का डर उनको लगा रहता था। अब इसमें उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे। तो सीमा पाटिल जी के फादर ने नितिन कामत को सजेस्ट किया था कि आप गवर्नमेंट जॉब कर लिए, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस रिश्ते से मंजूर
रहेंगे। लेकिन नितिन कामत उनसे इस बारे में बिल्कुल साफ मना कर देते थे। और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी एक और प्रॉब्लम का सामना नितिन को करना पड़ा। वो था 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश। ग्लोबली स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी, बड़ी बड़ी कंपनीज ध्वस्त हो रही थी और बहुत बड़े इन्वेस्टर्स को भी लॉस हो रहा था। सभी लोग अपने शेयर्स को बेच रहे थे और बहुत बड़े बड़े लॉसेस लेकर बहुत से लोगों ने तो उस दौरान सुसाइड तक कर ली थी। नितिन कामत भी इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में स्टॉक मार्केट क्रैश चल रही थे और उनकी पर्सनल लाइफ में भी अलग से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। उन्होंने जो अपने क्लाइंट्स के पैसे से स्टॉक्स ले रखे थे, वो स्टॉक्स भी बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगे थे, तो उससे जो है वो काफ़ी लॉसेस भी देखने को मिल रहे थे, जिससे और ज़्यादा डिप्रेस कंडीशन बन रही थी। लेकिन इस जगह पर नितिन कामत का जो सालों का एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट में, वो उनके काम आया और उन्होंने तभी स्टार्ट कर दी शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब गिरती हुई मार्केट में पैसा कमाना, और साथ में जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस थी, उन फ्लक्चुएशंस का भी फ़ायदा उठाया और उसमें उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, जहां वो नीचे खरीदा करते थे और जैसे ही प्राइस ऊपर चला जाता था वो उसको सेल कर दिया करते थे। और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से वो सीख चुके थे, काफ़ी अच्छा अपने रिस्क को वो मैनेज भी कर रहे थे। और जिस टाइम पर स्टॉक्स अपने ऑल टाइम लो पर चल रहे थे, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए थे, उस टाइम पर नितिन कामत ने अपने क्लाइंट्स का और अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ टाइम बाद ही जैसी मार्केट रिकवर हुई, उनको इतने तगड़े रिटर्न उसमें देखने को मिले कि वो स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल कर ला रहे थे। अब नितिन कामत को हल्के हल्के अपनी फील्ड में जो उन्होंने स्ट्रगल करे थे, जो मुश्किलों का सामना किया था और जो उनको एक्सपीरियंस और उन्होंने स्किल्स जो बिल्ड किए थे, उसकी वजह से उनको हल्के हल्के अब अच्छे रिटर्न्स मिलने लगे थे और उनको अपनी फील्ड में सक्सेस मिलने लगी थी। और नितिन कामत के इस जुनून को देखकर, उनके पैशन पर जो उनका फोकस था, इन सारी चीज़ों को देखकर सीमा पाटिल जी के फादर ने भी उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी थी और 2008 में ही इन दोनों की शादी हो गई थी। और नितिन जी के जो ये एक्सपीरियंस था, जो उनकी स्किल्स उन्होंने डेवलप किए थे, इसको देखकर उनके पास और ज़्यादा लोग उनसे जुड़ने लगे और ज़्यादा क्लाइंट्स उनके बनने लगे। और अब नितिन देख रहे थे कि यार ये जो काम है जो मैं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड काम है, मतलब बहुत टेंशन वाला काम है और हर टाइम इसमें फोकस रहना पड़ता है। तो नितिन कामत समझ गए थे कि यार इस काम से मुझे बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ सकती है। तो नितिन कामत जी ने अपनी फील्ड में जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो भी उन्होंने एनालाइज कर ली थी। तो उन्होंने सोचा कि यार ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जिन प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, तो इन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कम चार्जेस भी हम रखेंगे और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी रखेंगे। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं क्लाइंट्स से हम बोलेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। तो नितिन कामत ने रिस्क भी कैलकुलेट कर लिया था। उन्होंने देख लिया था कि यार क्लाइंट्स तो हमारे पास हैं, हमारा ये प्लेटफॉर्म है, अगर ये प्लेटफॉर्म हमारा चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं चला तो क्लाइंट्स तो हमारे ही हैं, वो दोबारा हम रिलायंस मनी के साथ अपना जो बिजनेस चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर देंगे। अब एक अच्छा आइडिया तो उनके पास था, लेकिन अब बात थी पैसा कहाँ से लाएं, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। और नितिन कामत अपना आइडिया लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास पहुंचे, लेकिन इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि यार इतना बड़ा मार्केट क्रैश चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आप को नहीं संभाल पा रही हैं और तुम छोटे मोटे बच्चे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेने आए हो, तो कैसे ये सब संभालोगे। और सभी इन्वेस्टर्स ने उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। अब उस टाइम तो बहुत डिप्रेस्ड कंडीशन थी, ये बहुत ज़्यादा निराश भी हुए नितिन कामत की, यार मुझे जो है वो फंडिंग नहीं मिल रही है, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करूं। और इस वजह से वो मजबूर थे अपना बिजनेस अपने ही पैसों से स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अब नितिन कामत अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि आज मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा हुआ कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास आज कोई इन्वेस्टर नहीं है, मेरे बिजनेस में मेरा अपना पैसा लगा हुआ है और इस वजह से मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने पैसे को अपने हिसाब से मैनेज करता हूँ। तो इस चीज़ से दोस्तों हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जो स्ट्रगल हमारे साथ आ रहे हैं और जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हमारे लिए बुरी हों। आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम भी यही सोचें कि यार ये जो चीज़ हमारे साथ हुई थी, ये जो प्रॉब्लम हुई थी, उसी प्रॉब्लम की वजह से आज हम इतने ऊंचे मुकाम पर हैं। तो इसलिए हमेशा प्रॉब्लम्स का वेलकम करें, उनका डटकर सामना करें और अपने चैलेंजेस को फेस करने का दम रखें। और नितिन कामत ने 2010 में एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था ज़ीरोधा। और ये ज़ीरोधा का जो नाम है, ये दो नामों से मिलकर बना है, एक है आपका ज़ीरो और दूसरा है रोधा। अब ज़ीरो तो आपका है शून्य और रोधा जो है, रोधा का मतलब होता है, ये संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग है रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावट।
अब इन दोनों को इन्होंने मर्ज किया और नाम रखा जीरोधा, मतलब जीरो रुकावट, जीरो रेजिस्टेंस। नितिन कामत ने ट्रेडर्स की सारी प्रॉब्लम्स इस कंपनी के थ्रू सॉल्व करने का सोचा और उन्होंने पहले तो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई। उस टाइम पे पता नहीं चलता था ब्रोकर कितने चार्जेस काट रहा है, कौन से टैक्स लग रहे हैं, कौन से चार्जेस हैं, कुछ समझ नहीं आता था। इस वजह से इन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाए और इन्होंने लॉन्च किया जीरोधा कैलकुलेटर। जीरोधा कैलकुलेटर में आप अपना बाइंग सेलिंग प्राइस मेंशन करें और वो पूरा कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि कितना जीएसटी है, कितना टैक्स है, कितनी कस्टम ड्यूटी है और कितने ब्रोकरेज इसमें लगी है। और साथ ही साथ इन्होंने कमीशन बिल्कुल हटा दिया। उस टाइम पे ब्रोकर्स कमीशन चार्ज करते थे, 1%, 2%, 5% ऐसे कमीशन जाते थे। अब जिसने 1-2 हज़ार का या 10 हज़ार का ट्रेड लगाया है उसका जो कमीशन आ रहा है वो मुश्किल से 50 रुपये, 100 रुपये इतना आ रहा है। लेकिन जो करोड़ के हिसाब से अपना टर्नओवर कर रहा है उनके लाखों के हिसाब से जो है वो कमीशन जाते थे। लेकिन जीरोधा ने कहा कि मेरी जो है वो बिल्कुल फ्लैट कमीशन है, एक कमीशन भी नहीं, ब्रोकरेज कह सकते हैं इसको, कि मैं बिल्कुल 20 रुपये लूँगा। अगर आपको 1,000 का ट्रेड लगाना है तब भी 20 रुपये जाएंगे, 1 करोड़ का ट्रेड लगाना है तब भी 20 रुपये ही जाएंगे आपके। इस चीज़ को देखकर जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, बड़े ट्रेडर्स थे जिनका लाखों करोड़ों का टर्नओवर था, वो सभी लोग जीरोधा से जुड़ने लगे। और नितिन कामत ऑलरेडी सब ब्रोकर थे, पहले ही इस फील्ड में काम कर रहे थे, तो उनके पास तकरीबन 5,000 नंबर्स का डेटा था। और इसी वजह से इन्होंने मार्केटिंग अलग से नहीं की, इन्होंने खुद ही मार्केटिंग करने का फैसला किया। अब क्योंकि इनके पास कॉल सेंटर का भी स्किल्स थे, कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस था, काफ़ी टाइम ये काम कर चुके थे, और उसी स्किल्स की हेल्प लेकर इन्होंने अपने क्लाइंट्स को कॉल मिलाना शुरू किया। और ये खुद ही जीरोधा के लिए अपने क्लाइंट्स जोड़ने का काम करते थे और अपनी सेल्स टीम भी ये खुद ही थे। और कड़ी मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने 1 साल में तकरीबन 1,000 क्लाइंट्स जोड़ लिए थे। अब इन्होंने एक अच्छी कंपनी बना ली थी, कमीशंस वगैरह सब खत्म कर दिए थे और ट्रांसपेरेंसी भी ले आए थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि यार ये चीज़ तो और भी कंपनीज कर सकती हैं, ये काम हम कुछ ऐसा करते हैं जो किसी और को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इसी वजह से इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि अब हम फोकस करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी पे। ये उस टाइम पर एनएससी का एक सर्वर यूज़ करते थे जिसका नाम था नाउ, और नाउ में कस्टमाइजेशंस कुछ ज़्यादा खास थी नहीं। इस वजह से इन्होंने उनसे कांटेक्ट किया जिन्होंने एनएससी को नाउ सर्वर बना कर दिया था, और उनके साथ मिलकर इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कराया जिसका नाम था जीरोधा ट्रेडर, और साथ में मोबाइल के लिए एप्लीकेशन भी स्टार्ट की जिसका नाम था जीरोधा मोबाइल। अब जीरोधा मोबाइल से लोगों को ये आसानी हो गई थी कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने ट्रेड्स को, अपने जो पोर्टफोलियो था उसको मैनेज कर पा रहे थे, उसको ट्रैक कर पा रहे थे। अब उस टाइम पर नितिन कामत ने जो ये 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे, ये स्टॉक मार्केट की फील्ड में, खासकर इंडिया में, एक इनोवेशन साबित हुए। अब क्योंकि और कंपनीज़ के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, इस वजह से जीरोधा इन सारी कंपनीज़ में सबसे टॉप पर आ गया। और ईयर 2013 में इनकी मुलाकात हुई कैलाश नाथ जी से, और कैलाश नाथ से इनकी जो मुलाकात हुई थी वो कुछ इन्वेस्टमेंट के सिलसिले पे थी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इनकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लेकिन कैलाश नाथ जो थे उनको IT सेक्टर का काफ़ी एक्सपीरियंस था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी महारती इंसान थे, वो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे, और उनको जीरोधा में भी कहीं ना कहीं स्कोप दिखता था। और इसी वजह से कैलाश ने नितिन कामत से बात की इस बारे में और उनसे कहा कि मेरे पास देखो एक्सपीरियंस है और आपकी ये कंपनी है, आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ और हम दोनों इस प्लेटफॉर्म को मिलकर सुप्रीम प्लेटफॉर्म बना देंगे। काफ़ी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ मैं इसमें लेकर आना चाहता हूँ। तो नितिन कामत भी इस चीज़ पर एग्री हुए और कैलाश जी ने अपनी एक टीम बिल्ड की जो कि 30 लोगों की टीम थी, और उस 30 लोगों की टीम ने 2 साल तक R&D और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसको आज हम काइट के नाम से जानते हैं। काइट प्लेटफॉर्म जो था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था और बहुत यूज़र फ्रेंडली था, लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा, और इस वजह से जीरोधा की जो ग्रोथ थी, जो प्रॉफिट्स थे, वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। अब इंडिया में क्या था कि स्टॉक मार्केट से लोग बहुत ज़्यादा डरा करते थे और काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में आने से भी घबराते थे, और कहा जाता है कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो इस वजह से लोगों को कन्वेंस करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो नितिन कामत ने सोचा कि यार लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और अवेयरनेस के लिए उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था जेड कनेक्ट। जेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर ये अपने जो मार्केट के एक्सपीरियंस थे उसको पोस्ट करते थे। वो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर ये ब्लॉग्स लिखते हैं और जो इन्होंने मार्केट में गलतियाँ की हैं, जो इनका एक्सपीरियंस है, उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ईयर 2014 में इन्होंने एक और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम था वारसिटी। वारसिटी में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्री कोर्सेज आपको मिलेंगे और बहुत अच्छी नॉलेज भी वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो आप इसको प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा प्लेटफॉर्म, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, और वहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप फ्री कोर्सेज देख सकते हैं।
और उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट इनको मिला वो मिला ईयर 2016 में, जब डिमोनेटाइजेशन हो गया था और सरकार का फोकस डिजिटल ट्रांजैक्शन और आधार पर बन रहा था। और उस चीज़ का इन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। इन्होंने सारे जो ऑफलाइन प्रोसेस थे, जो डॉक्यूमेंटेशन थे, उन सारे डॉक्यूमेंटेशन को ये ऑनलाइन ले आए थे, जिससे कि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया और इनकी ग्रोथ में और ज़्यादा सपोर्ट हुई। नितिन कामत जी के साथ उनके सगे भाई निखिल कामत भी काम करते हैं और इन दोनों ने मिलकर ही ज़ीरोधा को डेवलप किया है। और ये दोनों कहते हैं कि हमारा मेन फोकस रहता है कस्टमर की प्रॉब्लम्स को देखना और उनको सॉल्व करना। और ईयर 2017 में इन्होंने अपना एक और प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जिसका नाम था कॉइन। और ये इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म ऐसा है जो डायरेक्ट और सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही डील करता है। और इसके साथ इन्होंने अपनी एक और कंपनी भी स्टार्ट की है जिसका नाम है रेन मैटर। और ये नए स्टार्टअप्स को इसके थ्रू अपना डेटा भी प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अपने कॉन्टैक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने जो वेबिनार्स हैं, अपनी जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, उनसे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी मुश्किलात और इतनी परेशानियाँ, इतनी स्ट्रगल फेस करने के बाद नितिन कामत ने ज़ीरोधा को इस लेवल तक पहुँचा दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों से आपने क्या सीखा। इस स्टोरी से हमें लर्निंग मिलती है कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। भले ही स्टार्टिंग में आपको जॉब करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन फोकस आपका अपने पैशन पर होना चाहिए। जो काम आपको अच्छा लगता है उसी पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको अपने कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक पहुँचा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कंटिन्यू एक्सपेंडिंग और कंटिन्यू लर्निंग भी करनी चाहिए, वरना आप रेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे स्ट्रगल में भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।